नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीटेट 2020 की इस नई सीरीज़ में, जहां पे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड पेडागोगी का फुल कोर्स देखने वाले हैं। और यह हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की किताबों को, जिनसे सवाल डायरेक्ट सीटेट 2020 में पूछे जाने वाले हैं और अक्सर पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में कई मेन पॉइंट ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस सीटेट या यूपीटेट के एग्ज़ाम में ही नहीं, सीधे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आते हैं। जी हाँ, कभी आप क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, किसी भी एनसीईआरटी किताबें, यहाँ तक कि ईवीएस में भी इसके क्वेश्चंस यूपीएससी में भी आए हुए हैं। तो सीटेट को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी की बुक का जो मेन क्या कहते हैं क्रिस्प है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एनसीईआरटी बुक को डिस्कस करने वाले हैं। आमतौर पे होता क्या है, बच्चों को ये किताबें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं कि कौन पढ़ेगा यार, 10-15 पन्ने में भी अगर पढ़े तो मैं आधा घंटे का ढंग से पढ़ें तो 20-25 मिनट तो आराम से लग जाएंगे, आधे घंटे में खर्च होने वाले हैं। तो अगर कोई हमें मेन पॉइंट्स के बता दे और कम समय में, तो हमारा काम हो सकता है। तो यही काम हम आपका आसान करने के लिए ये सीरीज़ लाए हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्लास 3 चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे और हम संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ इसमें देखने वाले हैं। तो मैं हूँ विशाल मौर्य और हम शुरू करते हैं क्लास 3 के चैप्टर 1 से। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या है इस बुक का। तो क्लास 3 एनसीईआरटी की बुक का ये कंटेंट है, जहाँ पे पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर, और इसमें जो है जानवरों के बारे में बताया गया है कि उनकी कैसे उनका वर्गीकरण करते हैं, जानवर कैसे होते हैं, बच्चे उनको कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका अनुभव कैसा होता है। इसमें जिग्सा पजल पे देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, उसके बारे में बताया गया है। ऐसे यहाँ पे कई चैप्टर्स हैं, तो इन सभी चैप्टर्स को देखने वाले हैं एक के बाद एक इस सीरीज़ में। और हम चलिए फिर शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि हमारा है डाल डाल पर ताल ताल पर। आशा है आपको मज़ा आएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 3 का ये पहला चैप्टर, जिसका शीर्षक है डाल डाल पर ताल ताल पर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, इस चैप्टर में विभिन्न जानवरों के बारे में बताया गया है, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। और एक बच्चा जो कक्षा 3 में पढ़ता है, करीब 8-9 साल का होगा, उनको कैसे देखता है, उनको कैसे समझता है और उनमें अंतर कैसे करता है। और इस चैप्टर में मैं बता दूं, मैं आपको पेडागॉगी सेक्शन भी इसके साथ ही कंप्लीट करता चलूँगा, क्योंकि ईवीएस की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें पेडागॉगी पॉइंट्स दिए होते हैं। कहाँ दिए होते हैं ये भी मैं दिखाऊँगा आपको। और आप कभी भी अगर आप रीड करते हैं एनसीईआरटी किताबों को तो आप समझ सकेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से की गई है। तो कहानी में क्या है, एक छोटी बच्ची है पूनम, जो 2 दिन से घर पे बैठी है और बोर हो रही है। और बोर होते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे इससे अच्छा स्कूल ही भेज दो, मैं 2 दिन से घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तो उसकी माँ कहती है, तुम्हें भी बुखार है, जाओ बाहर चारपाई पे जाके लेट जाओ। फिर वो जाकर निराश होकर चारपाई पे जाके लेट जाती है, और चारपाई पे जैसे ही लेटती है उसको नींद आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके ऊपर कुछ गिरता है, और जैसे उसके ऊपर कुछ गिरता है वो हड़बड़ा के उड़ जाती है। फिर अपने हाथ से गाल पे देखती है, कुछ गिरा है उसके ऊपर। फिर कहती है, उफ ये किसकी शरारत है। फिर सोचने लगती है कबूतर की है या कौवे की। फिर थोड़ी बाद कहती है कौवे की ही शरारत हो सकती है ऐसी। तो आप इन्हें इस कहानी से क्या समझा, बच्चे अपने चारों तरफ जो भी जानवर होते हैं उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको इन सब का परिचय कराया जाए, कि जैसे इस चित्र में देखिए कि देखिए चींटियाँ चल रही हैं और तितलियाँ उड़ रही हैं, और ये बंदर बैठा हुआ है, ये कौवा है, गौरैया है, यहाँ पे कई जानवर वगैरह हैं। तो इससे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि उनके अगल बगल कौन से जानवर हैं और कौन से जानवर किस तरह से अपना आचरण दिखाते हैं या बिहेव करते हैं। देखिए, बच्चों को अपने आसपास की चीज़ें देखकर बहुत सीखते भी हैं और देखना भी अच्छा लगता है। हमें क्या करना चाहिए एज अ टीचर, उनको बाहर सिर्फ कक्षा में ये सारा ज्ञान नहीं देना चाहिए कि ये कौवा काँव काँव करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। उन्हें बाहर भी दिखाएं, ऑब्जर्व करने को कहें कि ऐसा ऑब्जर्व करें कि बंदर की क्या प्रकृति होती है, बंदर क्यों हमें दौड़ाता है,
एक आप बात जानते होंगे ना, बंदर जो है आप कोई दौड़ाए और बंदर को आप मतलब डांट दें तो फिर बंदर आपको दौड़ाना बंद कर देता है, या उसको पत्थर खींच के मार दें। तो अगर बच्चों को यही नहीं पता होगा कि बंदर को कैसे भगाया जाए, अगर बच्चे खुद बंदर डरते रहेंगे तो बंदर उनका पीछा करता ही रहेगा। जैसा कुत्ते के साथ होता है, कुत्ते एक बार पीछे पड़ जाता है और आप दौड़िए तो देखिए पीछे पड़ जाएगा, और उसे कहीं एक बच्चा ही उसे पत्थर मार के भगा देता है तो भाग जाता है वो। तो जानवरों की प्रकृति जानने से हम जानवरों के साथ कैसे बिहेव करें ये सीख सकते हैं। और एक और बात कि जैसे इसमें लास्ट में बताया गया है, किताबों में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए, सभी के लिए किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि बच्चे ऐसा करते हैं ना, इसलिए इस किताब में भी किया गया है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। क्योंकि बच्चों को क्या पता कि बच्चे सारे जानवर तो जानते नहीं हैं, अभी उन्होंने पढ़ना शुरू किया है चीज़ों को, किताबों में देखा है, आसपास जो जानवर उन्होंने देख पाए वही वो जानते हैं। कई बच्चे हो सकता है कछुए के बारे में ना जानते हों, कई बच्चे हो सकता है किसी और विशेष चिड़िया के बारे में ना जानते हों। तो बच्चे जब अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, तालाबों में देखेंगे कि हाँ यहाँ मेंढक पाया जाता है, ठीक है, तालाबों में भैंसें नहाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इस उम्र में कीड़े मकोड़े या सांप छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि वो नहीं बता सकते कौन सा सांप है, कौन से कीड़े मकोड़े हैं, और कौन से उड़ते हैं, कौन से रेंगते हैं, ये बच्चे नहीं बता सकते। इसका काम एक शिक्षक का हो सकता है, उनके अगल बगल जो भी लोग हैं वो लोग उसका जानवरों से उसका परिचय करा सकते हैं। और एक और बात कि ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं अभी कह रहा था कि कौन से जानवर उड़ते हैं, कौन से रेंगते हैं, कौन से चलते हैं, कौन से फुदकते हैं, पंख वाले हैं, पैर वाले हैं, पूँछ वाले हैं। क्योंकि अगर बच्चे ये सब नहीं जानेंगे तो कल को वो बोलेंगे कि सांप उड़ते हैं और पक्षी रेंगते हैं ना, जो कि बिल्कुल उल्टा है ना, ठीक है। उन्हें नहीं पता चलेगा कौन से चलते हैं और कौन से फुदकते हैं। तो यही बात बताई गई है नीचे कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना, उनकी नकल करना ना, ये और उनको बहुत रोज लगता है। अगर आप किसी बच्चे से कहिए, बच्चे शरारत में भी, आप कक्षा में ना रहिए, आप क्लास में अगर नहीं हैं, मान लीजिए आप टीचर हैं, तो खुद भी नकल करते रहे, कोई भौं भौं करता रहेगा, कोई म्याऊं म्याऊं करता रहेगा। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ऐसा करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें उनको आनंद आता है। और बच्चों के ऐसे खेल भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें बच्चे ऐसी आवाज़ें निकालें या बताएं कि कौन से पूँछ वाले जानवर हैं ना, कौन सा जानवर जो ज़्यादा डराता है, कौन जानवर से डर नहीं लगता, मतलब कौन जानवर पालतू हैं, कौन से जंगली जानवर हैं। इस तरह से कह के हम उनको जानवरों का ज्ञान करा सकते हैं और बता सकते हैं कौन से जानवर पंख वाले हैं, रेंगते हैं, चलते हैं या पूँछ वाले हैं। तो इसमें लिखा है जानवरों की विविधता देखकर उन्हें अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। अगर जानवरों की विविधता से यहाँ अभिप्राय है कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर से कैसे भिन्न है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे उन जानवरों को ही ऑब्जर्व करके ये समझ सकते हैं जब उनको खेल में रखा जाएगा, और जब वर्गीकरण करेंगे इस आधार पर कौन से चलते हैं, कौन से फुदकते हैं, जो है दिया हुआ है। और अब जैसे हम आगे देखें, एक पेडागॉजी पॉइंट दिया गया है आगे की, अगर हम देखें तो जैसे पहेली, बच्चों को पहेली के आधार पर भी, उससे पहले पहेली देखें तो पहेली के आधार पर भी बच्चों को समझाया जा सकता है कि ये भी एक खेल की तरह होगा। जैसे एक पहेली, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं ना, तो ये कौन सा ये जानवर है? तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि कौन सा जानवर है जाग जाग कर रात बिताऊं, मतलब रात में जागता है और दिन में सोता है। रात में जागने वाला एक ही जानवर होता है, हम लोग चिढ़ाने के लिए दूसरे कहते हैं उल्लू हो क्या, जो बहुत रात में जागता रहता है। तो देखिए यहाँ बच्चे यहाँ ढूंढेंगे, उल्लू मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे पेडागॉजी ये पॉइंट देखिए कि पिछले 6 का आधार है, ये 6 की बात की गई है कि धीमी चाल से चलता जाऊँ, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊँ। तो यहाँ पंचनर की कहानी जो थी खरगोश और कछुआ, जो आप सब ने बचपन में पढ़ी होगी, उसको बताया गया है यहाँ पे। और इसमें कहा गया है कि कहानी सुनाकर बच्चों को पंचनर की कहानियों पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो अगर आप कहानियों से बच्चों को जोड़ेंगे तो बच्चों को आनंद भी आएगा और बच्चे जानवरों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि उस कहानी में बताया गया था कछुआ धीरे चलता है और खरगोश तेज चलता है दौड़। तो इससे क्या हुआ था, और उसमें एक और नैतिक शिक्षा जोड़ा गया था कि उसमें जो है खरगोश आलसी था और कछुआ मेहनती था, लगातार धीरे ही चलता था पर मेहनती था, लगातार चला और जीत गया। पर आज की कहानी, अगर आज कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कहानी बिल्कुल उलट है।
आज तो तेज भी चलना है और लगातार भी चलना है अगर आपको जीतना है यहाँ तो। और देखिए एक पेडागॉजी पॉइंट आया है जिसमें सृजनात्मक शब्द आया है, अक्सर आपको सीडीपी में भी मिलता है। तो सृजनात्मक शब्द का अर्थ होता है कोई नई चीज़ खोजना या कोई नई चीज़ क्रिएट करना, अपनी तरफ से कोई नई चीज़ आप बनाते हो ना। तो जब भी बच्चे ऐसी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, देखिए यहाँ अपने उन्होंने अंगूठों उंगलियों का प्रयोग किया है, धब्बे वब्बे लगाए हैं यहाँ पे पूरे इस चित्र में। तो देखिए ना अलग अलग मोर बनाया है, किसी ने गधा बनाया है, किसी ने तोता बनाया है ना। देखिए रंग भी वही यूज़ किया है, इस तोते में हरे रंग का प्रयोग किया है और मोर में अपने तरीके से जो सोचा उन्होंने लगाया हुआ है ना। इससे बच्चों में क्या विकास होता है, क्या पता चलता है, उनको ये पता चलता है कि कौन सा जानवर किस रंग का होता है। और दूसरी बात, क्या जानवरों में सिर्फ एक ही रंग भरे आ सकते हैं, क्या कोई जानवर दो रंग का नहीं हो सकता। जैसे कुत्ता जो होता है काला भी होता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि कुत्ता काला है, कुत्ता वाइट भी होता है, कुत्ता ब्राउन भी होता है ना। तो अपनी तरफ सृजनात्मक नया कुछ सोच के कि रंग दूसरा भी हो सकता है, ये सोच के उसमें रंग भर सकते हैं। तो इससे बच्चों में सृजनात्मक का विकास होता है और बच्चे अपनी तरफ से अलग अलग डिज़ाइन भी बनाते हैं। देखिए इस पूरी प्रक्रिया में दिखाया गया है कि बच्चे कैसे चित्र बना सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जानवर चित्र को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। समूह में जब भी बच्चे चित्र बनाएंगे तो अपने अगल बगल के बच्चों की सहायता लेंगे, एक टीचर की सहायता लेंगे और बच्चे फिर बनाएंगे वो। इससे क्या होगा, उनका चित्र और बेहतर बनेगा और बाकी बच्चे भी इंटरेक्ट हो सकेंगे, आपस में बातें करेंगे कि क्या चीज़ तू बना सकता है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो सीटेट में भी आता है वो है जिक्सा का खेल। जिक्सा वर्ड बहुत आता है, जिक्सा पहेली। जिक्सा पहेली क्या होता है, कुछ नहीं है, आपने बचपन में बहुत इनको जोड़ा है, ऐसे बहुत से खेल आते थे। इसमें क्या होता है कि देखिए एक आपको चित्र दिखाता हूँ, ये है, ये एक मोर का चित्र है जिसे पहले बनाया गया फिर काट दिया गया आड़ा टेढ़ा। जब आड़ा तिरछा इसे काट दिया गया तो इनको बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया है। जब ये जोड़ेंगे, जब टुकड़े बाद में इधर उधर हो जाएंगे, बिखरे होंगे, फिर इन्हें जोड़ना होगा, तो बच्चों का दिमाग लगेगा। दिमाग ऐसे लगेगा कि बच्चे कभी चोंच को अगल दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं जोड़ेंगे, पैर को नीचे ही जोड़ेंगे, सर पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि टुकड़े तब बिखरे होंगे, तो जोड़ने में उनका दिमाग लगेगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर आप जिक्सा पहले अगर आप बना रहे हैं, बच्चे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एक चित्र बनाए, फिर आड़ा तिरछा कैंची से काट दिया, फिर अपने मित्र को दे दिया। पर जब भी जिक्सा पहले बनाए, चाहे बच्चे बनाए कोशिश करें या कोई टीचर बनाता है, आसान ना बनाए कि कोई आराम से जोड़ ले, कि कोई स्क्वायर है, सर्कल है, उसका सर्कल बना के रंग भर के उसको काट रहे हैं, तो उतना अच्छा नहीं होगा। एक कठिन चित्र बना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, दो चित्रों का मिक्स किया गया है, इसलिए थोड़ा ये कठिन है। तो जब सीधे सीधे टुकड़े नहीं होंगे ना, तो बच्चों को जोड़ने में उनका दिमाग खर्च होगा। जब उनका दिमाग खर्च होगा तो उनका तर्क लगेगा, तो इससे बच्चों में तर्क शक्ति विकसित होगी। और बच्चों को खूब सारे इस तरह की गतिविधियाँ करने का मौका देना चाहिए। और जब बच्चे ऐसा कर लें, उसको कंप्लीट कर लें जिक्सा पहेली को, तो उनके कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। इससे बच्चों में आत्मविश्वास आएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कुछ सवाल देखते हैं यहाँ पे। ये सवाल जो हमारे सामने है ये आया हुआ है सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो सवाल ये है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है जो बच्चों को जानवरों का अवलोकन करा रहा है और उन फिर जानवरों का चित्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, वो उनसे वो चित्र क्यों बनवा रहा है जानवरों के। पहला ऑप्शन है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। सीटेट किसी भी क्वेश्चंस करने को पहले हर क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें कुछ वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड से कह सकते हैं, ठीक है, उनको बाइफरकेट करने की कोशिश करिएगा। जैसे पहला ऑप्शन है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मक कोई नई चीज़ खोजना चाहते हैं। जब बच्चे जानवरों का चित्र बनाएंगे तो जाहिर है अपने तरफ से कुछ सृजनात्मकता का विकास करेंगे। जैसे हो सकता है बच्चे गेंडे का ना देखे हों, जाहिर है गेंडा हमारे आसपास तो पाया नहीं जाता, तो जानेंगे गेंडे का एक सींग वाला गेंडा होता है, दो सींग वाला गेंडा होता है ना, ये सब चीज़ें जानेंगे। वो कहाँ पाया जाता है ये भी पूछेंगे अगर उनको उत्सुकता होगी तो। सृजनात्मक मतलब नई चीज़ का विकास करना या सोचना,
और दूसरा ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। जाहिर है जब बच्चे चित्र बनाएंगे उसका अवलोकन करेंगे, और रचना कौशलों का विकास करना कि उनके अंदर रचना करने का कौशल आएगा। कौशल मतलब कि स्किल, कि वो उनकी आर्ट भी अच्छी होगी साथ में। तीसरा ऑप्शन है, इसे ए बी और सी हो सही हो गया। अगर कहीं देखें ए और बी, तो जहाँ पर भी ए और बी ऑप्शन आ रहा है वहाँ हमारा सही हो जाएगा। केवल बी तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसका जो पहला ऑप्शन हो गया वो गलत हो गया, ठीक। और अगर हम ए और बी देखें तो कहाँ आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में, ठीक है। अभी हमने आधा क्वेश्चन किया, अगर हम समय बचाने की बात करें तो दूसरे पर टिक लगा सकते हैं ना, क्योंकि और कहीं ए और बी नहीं दिया है। चलिए तीसरा देख सकते हैं कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। सौंदर्यगत संवेदना क्या, सौंदर्यगत हो गया उसकी खूबसूरती, जो वहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक। तो उस संवेदना का विकास करना कि बच्चे जब किसी जानवर को देखें, कौन सा जंगली है, किससे में डरना चाहिए, उसके सौंदर्य को देख के, ठीक है। कौन जानवर कितना खूबसूरत है, ये भी बात इसमें आ सकती है, ठीक। पालतू जानवर है, जैसे बच्चों को कुत्ते और बिल्लियों से प्यार होता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। नीचे दी गई सूची विचार कीजिए, और आपको बताना है, कुछ जानवर दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सा जानवर है जो इनसे भिन्न है एक दूसरे से। तो ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। इस वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसका आंसर क्वेश्चन का आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और फिर हम मिलेंगे नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। एडुफाई इंडिया आपके साथ फिर नई वीडियो के साथ जुड़ेगा। इसका आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, गुड लक फॉर सीटेट एग्ज़ाम्स।